दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपके चैनल पे, तो वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो होगा ये दूसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संसाधन का महत्व, कि संसाधन का क्या महत्व है और किस प्रकार से मनुष्य जो है वो संसाधन को क्रिएट करने में, संसाधन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे मनुष्य जो है पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को तकनीक के सहारे और संस्थाओं की मदद से संसाधन में कन्वर्ट करने का, बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, और एक प्रमुख भूगोलविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। उन्होंने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं, यानी कि संसाधन को बनाया जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सब को हम लोग कैसे बांटते हैं, उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे बांटते हैं, तो हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखो हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधन को किस प्रकार से हम वर्गीकृत अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं। तो कह रहा है कि संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं, यानी कि किस आधार पे हम संसाधनों को बांट सकते हैं। तो पहला जो हमारा आधार है उसको बोलते हैं उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि वो जो संसाधन है वो उत्पन्न कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से रही है। तो अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पे, तो वो कौन कौन से ग्रुप में बांट सकते हैं, तो दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। यानी कि अगर उत्पत्ति के आधार पे बात करें संसाधनों को तो दो भागों में बांट सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। इसको डिटेल से देखेंगे कि जैव का मतलब क्या है और अजैव का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे संसाधन होंगे जिन्हें जैव ग्रुप में रखेंगे और कौन कौन से ऐसे संसाधन होंगे जिन्हें अजैव, अबायोटिक, इंग्लिश में से बायोटिक और हिंदी में से क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं। बायोटिक का मतलब जैव और अजैव का मतलब क्या हुआ, अबायोटिक। ठीक है, जिसमें लाइफ है वो बायोटिक और जिसमें लाइफ नहीं है वो क्या होता है, अबायोटिक कहलाता है, और हिंदी में से जैव अजैव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपयोगिता के आधार पे, यानी कि किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं उसको अगर बात करें तो संसाधनों को उपयोगिता के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो ये भी समझेंगे कि नवीकरणीय का मतलब क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें जो हमें संसाधनों को बांटने का जो आधार होगा, ग्रुप वाइज करने का, कैटेगराइज करने का, वर्गीकृत करने का जो हमारा आधार होगा वो होगा स्वामित्व। और स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब उसका मालिक कौन है, तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें बच्चों तो हम संसाधनों को चार कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विकास की स्थिति के आधार पे, यानी कि वो संसाधन अभी कितना विकसित हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, उपयोग में आ सकता है अभी या फिर आने वाले कितने टाइम लगेंगे उस संसाधन को उपयोग करने में, उसके आधार पे अगर हम बात करें बच्चों तो हम बांट सकते हैं उसे संभाव्य, एक को बोलेंगे संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा हम लोग देखेंगे भंडार संसाधन क्या होता है और चौथा है वो संचित संसाधन क्या है। यानी कि अगर बात करें विकास की स्थिति के आधार पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे बात करें बच्चों तो हम संसाधनों को चार भागों में बांट सकते हैं, पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा क्या हो सकता है बच्चों, चौथा है संचित संसाधन। ठीक है, अब यहां पे आप एक संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अगर बात करें जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसको हम अलग अलग ये डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जैसे देखो ये संसाधन है, संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में कौन आ जाते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और अगर हम बात करें नवीकरणीय के संसाधन को तो दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया, जो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। दूसरा हो गया जैव संसाधन, नवीकरणीय में भी जैव भी होते हैं, तो जैव में कौन हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, जंगल, और एक है वन्य जीव, यानी कि जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं वो किसमें आ जाएंगे, जैव संसाधन के एग्जाम्पल कहलाएंगे। और जैव संसाधन में भी कैसे हैं, ये नवीकरणीय है, कैसे हैं, नवीकरणीय है। उसके बाद अगर बात करें अनवीकरणीय का तो उसमें क्या आता है, एक पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु, यानी कि एक बार उसे क्या कर सकते हैं हम, रिसाइकल कर सकते हैं, उसे रिसाइकल किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पुनः चक्रीय। जैसे अगर आप लोहे का कोई सामान यूज करते हैं तो जब वो खराब हो जाता है, टूट फट जाता है, तब उसे हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं और वो कबाड़ी वाला फिर से उसे ले जाकर के क्या कर देता है, वो बेच देता है फैक्ट्री
फैक्ट्री वालों को और वहां पे उसे गला करके फिर से एक क्या बना दिया जाता है, एक नया वस्तु बना दिया जाता है लोहे का, जिसका हम फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे में क्या है जो ये किसके एग्जाम्पल है, अनवीकरणीय के एग्जाम्पल है। और इसमें भी ये क्या है, चक्रीय है। चक्रीय में कौन आ जाएगा, पुनः चक्रीय धातु। और अचक्रीय में क्या होता है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जीवाश्म हो गया या फिर ईंधन। जीवाश्म का मतलब क्या है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अचक्रीय अनवीकरणीय एग्जाम्पल, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, अगर हम बात करें मानवीय के, तो मानवीय में क्या आ जाएंगे, संरचनाएं और संस्थाएं। तो मानव क्या क्रिएट करता है, संसाधन के तौर पे मानव क्या बनाता है, तो संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, संस्थाएं बनाती है, और भी क्या है, तो मात्रा और गुणवत्ता। तो इन सबको बहुत ही डिटेल से हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो कर रहा है क्या कि संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो कर रहा है क्या कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे बात करें बच्चों, तो संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। पहला जैव संसाधन। पहला कौन सा संसाधन हो सकता है, जैव। जैव में क्या होगा, जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो देखो कर रहा है क्या कि ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। यानी कि जो जैव संसाधन होता है उसकी प्राप्ति कहां से होती है, जैव मंडल से होती है। जैव मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैव मंडल को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जिसमें जीवन मौजूद हो, लाइफ मौजूद हो। तो वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, जैव संसाधन। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य भी किस तरीके का संसाधन हो सकता है, जैव संसाधन हो सकता है। वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, वो सब किसके एग्जाम्पल है, जैव संसाधन के एग्जाम्पल है। मत्स्य यानी कि मछली, पशुधन जो भी गाय भैंस जो भी है जानवर है, वो सब किसके एग्जाम्पल है, ये जैव संसाधन के एग्जाम्पल है। एवं अन्य प्राणी समुदाय जिसमें क्या मौजूद हो, जीवन मौजूद हो, लाइफ मौजूद हो, जो जीवित हो, सजीव हो, वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे, जैव संसाधन के एग्जाम्पल होंगे। तो एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या वो जैव संसाधन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, तो बोला है क्या कि निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के काम में आए, उनमें जीवन मौजूद नहीं है, उनमें लाइफ मौजूद नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अजैव संसाधन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जो चट्टान है, जो रॉक है, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अजैव संसाधन। अगर हम बात करें जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, या लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल, ये सारी चीजें जो है मनुष्य के जीवन में काम आती है। तो क्या इनमें लाइफ मौजूद है, क्या इनमें जीवन मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अजैव संसाधन के एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पे। अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पे, यानी कि किस प्रकार से ये उपयोग में आते हैं, तो उपयोगिता के आधार पे अगर हम बात करें बच्चों, तो संसाधन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स या नवीकरणीय संसाधन का क्या मतलब है, तो बोला है क्या कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह जैसे संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या डालेंगे, उदाहरण के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो बोला है कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते, यानी कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे हम, अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। और जिसको बनने में क्या लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देंगे इसे, जीवाश्म ईंधन, यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है, अनवीकरणीय संसाधन
संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, अब बात करें स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर बच्चों यानी कि उसका मालिक कौन है, ओनरशिप के, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर बात करें तो रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। अब बात करें कि व्यक्तिगत संसाधन का क्या मतलब है, तो बोलेंगे क्या कि वैसे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो लैपटॉप से भी आप पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, या फिर मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोबाइल का उपयोग करके पढ़ रहे होंगे। तो जो मोबाइल है उस पर किसका अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपका पर्सनल अधिकार है, उस मोबाइल का आप यूज कर सकते हैं। तो वो कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। आप जो पेन, अपना जो कॉपी, आपका जो बुक है, वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। आप जिस साइकिल से स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए, वो साइकिल किस प्रकार का उदाहरण है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए आपने पैसा लगाया है, कोई दूसरा व्यक्ति तो दिया नहीं है, तो उसका उपयोग भी कौन करेगा, आप ही कीजिएगा व्यक्तिगत तौर पे। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, व्यक्तिगत संसाधन का एग्जांपल हो गया। तो बोला क्या कि जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे कि भूखंड, जो जमीन है आपका, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं इत्यादि भी ऐसा संसाधन ही है जिस पर व्यक्ति का क्या होता है, निजी स्वामित्व रखता है, उसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे की बात करें तो एक होता है, अगला जो कैटेगरी है स्वामित्व के आधार पर ही अगर बात करें तो एक है क्या, सामुदायिक संसाधन। अब ये सामुदायिक संसाधन क्या है, तो बोला है क्या कि ऐसा संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। अब समुदाय का मतलब क्या है, मतलब एक कम्युनिटी, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी रिसोर्स, ये कम्युनिटी रिसोर्स या सामुदायिक संसाधन क्या है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग ही क्या कर सकते हैं, उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बोला है कि गांवों में चारण भूमि, यानी कि जो चारण भूमि मतलब क्या है, ग्रेजिंग पास्चर लैंड बोल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब जहां पे जानवरों को चराने के लिए, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सामुदायिक संसाधन, यानी कि कुछ खास समुदाय के लोग ही इसका उपयोग करते हैं। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन है जैसे कि सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया एवं गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए क्या होते हैं, सर्वसुलभ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मंदिर में जाकर के मंदिर का उपयोग कर सकते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिद और मस्जिद से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या बोल सकते हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं वो गुरुद्वारे का, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं गिरजाघर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल है, सामुदायिक संसाधन के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा ओनरशिप के बेसिस पे ही, स्वामित्व के आधार पे ही अगर बात करें तो जो हमारा अगला प्रकार है संसाधन का वो है राष्ट्रीय संसाधन। अब बात करें कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, नेशनल रिसोर्स क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स या राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो बोला है क्या कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या है, राष्ट्रीय हैं। तो अगर कानूनी तौर पे बोले तो देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे आपका बाइक हो, चाहे आपका जमीन हो, चाहे आपका घर हो, जितनी भी चीजें उपलब्ध है, या तो वो पर्सनल सामुदायिक सब आ सकता है, तो जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक देश में क्या है, ये हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स के क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन। जितने भी मिनरल्स, जितने भी अवेलेबल है, जो भी लैंड है, वो सब के सब किसके एग्जांपल है, राष्ट्रीय संसाधन के। यानी कि देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी संसाधन उपलब्ध है वो सब के सब किसके एग्जांपल है, किसके उदाहरण है, राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखो कह रहा है क्या कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में क्या कर सकती है, वो कर सकती है। जैसे आप देखे होंगे कि अपने गांवों या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर आप देखे होंगे कि किसी भी आपके आसपास में अगर कोई मान लो क्या बनने वाला है, सड़क रोड बनने वाली है, या फिर
आप ये भी देखते होंगे कि अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या बनवानी है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनवाना है, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाना है, तो क्या करते हैं वहां के किसानों से, ऐसे तो कहा जाता है कि किसानों का क्या है, वो जमीन पे उनका हक है, लेकिन जब गवर्नमेंट डिसाइड कर ले तो क्या कर सकते हैं, उन जमीन को खरीद भी सकती है, ठीक है, वो ले भी सकती है, लेकिन उसके बदले में किसानों को क्या देती है, मुआवजा देती है, पैसा देती है। तो ये है, तो अब किसी भी एरिया से अगर रोड जा रही है तो उस रोड के लिए जो भी जमीन है वो क्या कर लेती है, सरकार खरीद लेती है, ले लेती है, और उसके बदले में वहां के जो किसान है जिनके नाम पे वो रहता है उनको थोड़ा मुआवजा भी दे देता है। तो अब किसान उसमें मना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन है उन सब को क्या बोलते हैं, उन सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय संसाधन क्लियर हो गया होगा। अब देखो कितने क्षेत्र, तो दोस्तों अगर आपके राष्ट्रीय संसाधन वाले ही टॉपिक में अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते। तो बोला है क्या कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन व वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आपके बुक में जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पे 200 किलोमीटर ना होकर के क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल्स। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल्स वाला तक का जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं हम, महासागर, ये राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस EEZ से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर आपके बुक में ही देख ले कि आप जानते हैं तो बोलेगा कि किसी, यहाँ पे आप देखिए, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, EEZ को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो ये 200 किलोमीटर ना होकर के क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल्स। तो अगर हम बात करें कि एक नॉटिकल माइल्स में कितना होता है, पहले यहाँ पे देखोगे मटेरियल में तो बोला है क्या कि किसी भी देश के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र वहां से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, इस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद होंगे, मछलियां हो गई, जो भी अगर पेट्रोलियम मिल गया या फिर और भी चीजें जो भी मिनरल्स है, अगर ये इस एरिया में मिलती है 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में, तो वो क्या माना जाता है, वो उसी देश का संसाधन माना जाएगा, और इसको यूटिलाइज करने का जो पावर होगा वो किस देश का होगा, जिस देश के 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स। अब बात करें कि 1 नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 नॉटिकल माइल्स में होता है 1.85 किलोमीटर, 85 और आगे भी होता है समथिंग, बट इतना आपको याद रखना है कि 1 नॉटिकल माइल्स में कितना होता है। तो 1 नॉटिकल माइल्स में कितना हो जाएगा, 1.85 किलोमीटर, और इसे 200 नॉटिकल माइल्स को करोगे तो कितना आ जाएगा, 370 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 370 किलोमीटर। तो 370 किलोमीटर बोलो या फिर 200 नॉटिकल माइल्स बोलो, इसके इस तटीय क्षेत्र से लेकर के 370 किलोमीटर या फिर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो एरिया होता है, इसमें जितने भी संसाधन मिलते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, या फिर इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, EEZ, ठीक है। अब देखो हम अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अगर बात करें तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, और तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा क्या किया जा सकता है, मतलब कर सकते हैं आप। तो यहाँ फिर से भी इसको सुधारेंगे और ये क्या कहलाएगा, किलोमीटर न होकर के क्या होगा, नॉटिकल माइल्स होगा। इसे क्या बोलेंगे हम, नॉटिकल माइल्स बोलेंगे, ठीक है। और 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, 370 किलोमीटर। तो इसको भी देख लेंगे। तो अगर हम मैप पे देखने का प्रयास करें तो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, हम अपने इस एरिया में देखें तो ये जो डार्क ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वो सब क्या है, तटीय अपवर्जक क्षेत्र बोलेंगे, आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में EEZ बोलेंगे। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो दूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी के बाद ये जो ओशन है और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे, ये किसी देश का अपना नहीं होता, बल्कि इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इंटरनेशनल रिसोर्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्स बोलेंगे, या फिर
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। और इस पे कोई देश अपने मन से यूज नहीं कर सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई रिसर्च करनी है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हमें क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, और जब वो परमिशन मिलेगा तब आप इस एरिया में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में जानकारी। अब आगे पढ़ते, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, क्या कर रहा है, तो हमने समझने का प्रयास किया कि स्वामित्व के आधार पे अगर बात करें तो कितने कैटेगरी में बात सकते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और क्या थे, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हमें समझना है कि विकास के स्तर पर भी संसाधनों को क्या कर सकते हैं, 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब कौन कौन सा है, तो एक है संभाव्य संसाधन। कौन सा संसाधन है दोस्तों, वो है संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन भी बोलते हैं इसे। अब ये है क्या, ये किस प्रकार का संसाधन है, तो बोला है क्या कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। मतलब वास्तव में बस ऐसा सोच लिया, मनुष्य ने ऐसा सोच लिया कि देखो यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है ना, मौजूद है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मतलब उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है और हमारे पास उसको उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी इसको छोड़ दो। तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, संभाव्य संसाधन, मतलब भविष्य में यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि हिमालयी क्षेत्र का खनिज, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो भी खनिज अवेलेबल है जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, यानी कि अभी उसको खोदने जाए तो बहुत पैसा लग जाएगा, टेक्नोलॉजी उस प्रकार का नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि चुटकी बजाते ही और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि क्या हो सकता है, आराम से निकाल सकते हैं बहुत कम खर्चे में, तब इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, संभाव्य संसाधन। और बोला क्या कि उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से क्या है, विकास नहीं हो पाया, इसलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे, संभाव्य संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या होते हैं, तो बोला है कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। अब देखो होता क्या है कि जब हमें पता लगता है कि कोई भी संसाधन किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध है, और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम यहाँ पे देखें मैप में, तो बता सकते हैं इस मैप का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। देखो जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो हम लोग वाटर क्या है, जल एक तरीके का संसाधन है, तो हम लोग जानते हैं कि नदी पे अगर हम डैम बना दे, क्या बना दे, नदी पे एक बांध बना करके उस पानी का हम क्या कर सकते हैं, जो पानी जो जल जो है वो नदी से फ्लो कर रही है, उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि खेतों की सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, मछली पालन करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं उस पानी का। तो हमें ये पता है कि हम ये कर सकते हैं और इसकी उपलब्धता और गुणवत्ता भी पता चल चुकी है, लेकिन अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया। तो ये सब क्या कहलाएंगे, संभाव्य संसाधन। या फिर अगर हम बात करें मिनरल्स की बात करें, जो खनिज संसाधन है, वो जो हमारे जो सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं, जो सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है, वो क्या किया, इंडिया का जो सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है वो क्या किया है, सर्वेक्षण कर लिया। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल पूरा मतलब कर लिया, निगरानी भी कर ली, देख ली, उस सभी चीज़ों का अंदाजा लगा लिया कि इस क्षेत्र में इतने मतलब मिलियन करोड़ टन, जैसे भी बोल सकते हैं कि क्या अवेलेबल है हमारे पास। अब ये प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो जैसे कि सोना है, चांदी है, कुछ भी जो प्रेशियस मेटल्स है, या फिर कोयले की बात करें तो कोयले अवेलेबल है, लेकिन और उसकी गुणवत्ता भी टेस्ट कर ली कि कितने क्वालिटी का, किस प्रकार की क्वालिटी का यहाँ पे कोयला उपलब्ध है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेकिन बोला है क्या कि सर्वेक्षणोपरांत पूर्व में यह भी मतलब विकसित संसाधन की बात करें तो बोला है क्या कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, मतलब उसमें कितनी मात्रा अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी किस प्रकार की, ये सब कुछ पता लगाया जा चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग, मतलब बोल सकते हैं क्या, विकसित संसाधन का डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम, विकसित संसाधन। बस उसका उपयोग करना क्या रह गया है, बाकी रह गया है, उससे एक्सट्रैक्ट करना, मनुष्य उसको उपयोग करना अभी क्या है, शुरू नहीं किया है। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन।
सारी चीजें एकदम डेवलप्ड है, वेल सेट है। उसके बाद बात करें भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या है, सक्षम है, ये पूरा कर सकते हैं जितनी भी जरूरतें हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब संसाधन उपलब्ध हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए हमारे पास, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मनुष्य उस संसाधन का उपयोग कर सके, उसके लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हम जानते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से करें, करने के लिए हमारे पास वो टूल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे, भंडार संसाधन के रूप में उसे देखा जाता है, उसे भंडार संसाधन। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें ऊर्जा की उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई। यानी कि अगर हाइड्रोजन को जलाओगे तो ये बिना पॉल्यूशन पैदा किए हुए ही बहुत ही हाई एफिशिएंसी के द्वारा हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होता, और बहुत ही, जो हम घर में क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बहुत ही एफिशिएंट हमें एनर्जी देता है कौन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक क्या है, जल है। तो इसको अगर तोड़ देते हैं, यौगिक को, जल को तोड़ते हैं, तो क्या निकलेगा, हमें हमारे पास दो गैस मिलेंगी, कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का भी उपयोग हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जल को तोड़ने के लिए और उससे हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या है, हमारे पास अभी वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए अभी जल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम सिर्फ देखते हैं कि ये भंडार है। बाद में जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन जल से आराम से एक क्या बोलते हैं, एक बाल्टी जल लाएंगे और उससे क्या कर देंगे, तोड़ करके हाइड्रोजन निकालेंगे, उसी से खाना बनाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, बहुत सारी चीजें जो हो रही है। तो ये क्या है, अभी संसाधन, भंडार संसाधन के रूप में उसे देखते हैं। ठीक है, बोला है क्या, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, भंडार संसाधन का एग्जाम्पल है। आगे संचित कोष संसाधन क्या है, तो बोला है क्या कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। मतलब जो संचित कोष संसाधन है ना, वो भंडार संसाधन का ही पार्ट है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। मतलब ये भी एक घुमा फिरा के बात करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल बता रहा है, तो ये भी बता रहा है भंडार संसाधन का ही एग्जाम्पल बता रहा है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में क्या हो सकते हैं, प्रयुक्त हो सकते हैं, वर्तमान में इनका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में क्या है, अभी संचित है, इनका उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या है, संचित कोष संसाधन के एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करें हम संसाधन नियोजन। मतलब क्या है कि संसाधन नियोजन क्या है, तो बोला है क्या बोलते हैं उसे, रिसोर्स प्लानिंग। संसाधन नियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग या संसाधन नियोजन है क्या, तो बोला है क्या कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन है। यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का मतलब क्या है कि सोच समझ कर उपयोग करना। यानी कि अगर बात करें हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हो हमारे देश के मिनरल्स का एग्जाम्पल है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से धातु अधातु जो भी है वो मिलती है। तो बोला है क्या, कोयला, पेट्रोलियम, जो जितनी भी सारी चीजें, जितने भी मिनरल्स है, उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बोला है क्या कि विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका विवेकपूर्ण करने का मतलब क्या हुआ कि सोच समझ कर उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। तो अब बात आ जाती है कि विवेकपूर्ण उपयोग करने का क्या मतलब है, क्या बिना सोचे समझे उपयोग नहीं कर सकते। तो बोला है क्या, हमें सोच समझ करके ही उपयोग क्यों करनी चाहिए। तो बोला है क्या कि वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। मतलब हम हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनको सोच समझ के उपलब्ध करें, इसके ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें कैसे अच्छे एफिशिएंटली हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो बोला है क्या कि संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं वो किस प्रकार से अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता संसाधनों के उपयोग के लिए क्या होनी चाहिए, यही क्या कर रहा है यहाँ पे कि यही रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की पहली प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन बोला है क्या
कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि अगर आप अपने देश को विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं, अपने देश में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधन नियोजन करना पड़ेगा। संसाधन नियोजन मतलब रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब सोच समझ के अपने देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। बोला क्या कि भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब नेसेसरी है, एसेंशियल है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। यानी कि देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सोच समझ के उपयोग करना बहुत बहुत जरूरी है। बोला क्या कि जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यानी कि हमारे देश में क्या है, जो संसाधन है, संसाधन की उपलब्धता, यानी कि आप देखोगे कि हमारे देश में सभी राज्यों में सभी प्रकार के संसाधन नहीं मिलते। किसी राज्य में देखोगे कि कोई भी राज्य वहां पे जहां की लैंड अच्छी है, लैंड मतलब भूमि अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, और किसी राज्य में देखोगे कि वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है। तो मिट्टी का उपयोग करना, जो लैंड हमारे पास, लैंड रिसोर्स, जो भूमि संसाधन है, उसका उपयोग हम बहुत सोच समझ के करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे कोयले का भंडार है, और कुछ ऐसे हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य जहां पे कोयले के बहुत प्रचुर मात्रा में भंडार है, और बहुत से ऐसे राज्य जहां पे कोयले नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, आयरन नहीं है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है, धातु, मिनरल्स, खनिज जो है वो उपलब्ध है, लेकिन कुछ राज्य उससे वंचित है। तो हम किस प्रकार से, जो राज्य में वो चीजें उपलब्ध नहीं है, वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन राज्यों को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और खास करके बात यह भी कि भारत जैसे देशों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनकी जरूरतों को पूरा करना, तो ये क्या बन जाता है कि सोच समझ के हम क्या करें, रिसोर्स का उपयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें। तो बोला है क्या कि जहां संसाधन की उपलब्धता में क्या मिलती है, अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या अवेलेबल है हमारे देश में, और उन सभी की जरूरतों को क्या करना है, पूरा करना है। यहां कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है। हमारे राज्य में ही देखोगे, अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में भी आप देखोगे तो बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पे क्या है, कोई भी मिनरल्स नहीं अवेलेबल है, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में जो खनिज संसाधन है वो उपलब्ध है। ठीक है, तो इन बोला है क्या कि यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जहां संसाधन संपन्न है, कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से क्या है, काफी विपन्न है। काफी विपन्न मतलब उनके पास नहीं मौजूद है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है, और अन्य दूसरे संसाधनों में वह क्या है, गरीब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसने बताया कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश है जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में क्या है, धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उनका विकास नहीं हो पाया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की क्या है, प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से क्या है, अति निर्धन है। यानी कि अगर बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में राजस्थान जो है वो बहुत ही आगे है, लेकिन जल संसाधन में क्या है, बहुत ही निर्धन है, मतलब वहां जल की कमी है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से क्या है, अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का क्या है, धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक अवसंरचना की क्या है, बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन क्या है की अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कि हमें क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सोच समझ करके क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमने देखा कि संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं। हमारी देश की जो सरकार है वो हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग किस प्रकार से करती है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। और अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 2023 का मैट्रिक एग्जाम था वहां से एक क्वेश्चन, यहां से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बना था कि संसाधन नियोजन के प्रक्रिया के बारे में बताइए, स्टेप्स के बारे में बताइए, चरण के बारे में बताइए कि कौन कौन से चरण। जैसे आप देख सकते हो कि संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो यही आपसे क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि संसाधन नियोजन के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए कि पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है रिसोर्स प्लानिंग में, उसके बाद क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से बना था कि पहला क,
ख ग घ, इस तरीके से क्या है कि पहले देश के विभिन्न क्षेत्र प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन और आकलन किया जाता है, मानचित्र तैयार किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।